से इशारा कर देना। जयप्रकाश जी, आज हम इंटरव्यू नहीं करेंगे जी। आज हम अपने दुख सुख की बात, समाज का, मिशन का, मूवमेंट का जी दर्द लोगों के बीच में रखेंगे जी। तो ज़्यादा हमारा फोकस मान्यवर के ऊपर रहेगा। कि मान्यवर ने बसपा बनाई है जी बाम से बनाई है, DS4 बनाई है जी और VRC बुद्ध रिसोर्स सेंटर भी बनाए थे जी तो साहब ने हर तरह का हथ कांटा अपनाया जी और तरह तरह के पापड़ बेले। जी। तो इसलिए वो पापड़ बेलने का ही आज रिजल्ट है उसका। तो हम आपसे जी बातचीत हमारे बीच में हो रही है। जी। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम आज पठानकोट रोड से हम बंगा की तरफ जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत को बातचीत कर ली जाए। तो डॉक्टर जयप्रकाश जी, हमें ये बताइए कि मान्यवर क्या का थॉट क्या था? देखिए साहब, कांसीराम के अंदर सबसे पहली बात तो ये थी कि उनके अंदर दर्द था समाज के प्रति और मानव के प्रति, देश के प्रति। उसकी वजह से जब उनको दिखाई दिया कि जनमानस भारत का बहुत बड़ी संख्या का व्यक्ति 85-90% लोग दुखी हैं इस देश के अंदर, तो उनको जो है उनके दुख को ख़त्म करने का रास्ता कौन सा है। तो समझ में आया कि कहीं ना कहीं इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है वो इस दुख का कॉज है। तो उस कॉज पर जब वो काम करने शुरू किया उन्होंने, तो पता चली कि इसके दो समाधान हैं। एक टेम्परेरी लेकिन बहुत जल्दी उसका समाधान मिल जाएगा, और दूसरा परमानेंट, थोड़ा लेट मिलेगा। तो उन्होंने दोनों पे फोकस किया और पता चली कि उन्होंने अध्ययन किया कि जो सत्ता है वो इस समस्या का सबसे जल्दी रिलीफ देने वाला साधन है, और इस सत्ता के माध्यम से हम परमानेंट रिलीफ भी दे सकते हैं, जिसको कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। जिस सामाजिक व्यवस्था की वजह से ये समस्या है, उस व्यवस्था में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो फिर ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए साहब ने सत्ता को प्राप्त करने के लिए रास्ता तैयार किया, और उसमें देखा कि सत्ता तक पहुंचने के लिए हमको एक विचार का निर्माण करना पड़ेगा। और विचार में निकल के आया कि शोषक बनाम शोषित, उसको उन्होंने नाम दिया साहब कांसीराम जी ने बहुजन वर्ड दिया। इसमें 85% लोगों को उन्होंने एडजस्ट किया, और इस प्रकार से वो उनका थॉट था साहब कांसीराम जी का कि मैं इस दुखी समाज को सुख में बनाना चाहता हूँ। ये और सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति उनका थॉट था, जो उनका मैनिफेस्टो जो था। इस प्रकार से क्योंकि जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था वो पूरा का पूरा सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति बेस्ड पर था। बुद्ध के धम्म के 4 स्तंभ, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इसी के आधार पर संविधान था। तो उसको लागू करने के लिए, रिलीफ देने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए साहब कांसीराम जी का गोल तैयार हुआ। ये इनका थॉट था। मान्यवर के ज़माने में रैलियाँ, कन्वेंशन, कैडर आंदोलन, नेशनल लेवल की कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस से जी, पैदल मार्च, साइकिल मार्च, ये सब होता रहता था जी। लेकिन आज उसकी कमी खलक रही है। हाँ, क्या समाज साधन संपन्न हो गया? नहीं, साधन देखिए, समाज को कैसे तैयार करना है उसी दौर के हिसाब से ये लीडर की ड्यूटी होती है। ये लीडर के पास में ये जानकारी होती है। तो जब समाज के पास संसाधन थे ही नहीं, तो छोटे छोटे संसाधन, तो पैदल चलना, जैसे बुद्ध ने पैदल चल के पूरा मूवमेंट खड़ा किया, तो साहब ने साइकिल का प्रयोग किया, रूखी सूखी खा कर के प्रयोग किया। तो वो दौर था उस प्रकार का। आज हम ये कहें कि हम साइकिल से मूवमेंट खड़ा कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। आज आपको गाड़ी की आवश्यकता है, आपको लोग, अब बहुत अंतर आ चुका है। जो साहब चाहते थे वो उस तरीके के लोग काफ़ी मात्रा में पहुंच चुके हैं। तो अब उसी हिसाब के लोगों का सदुपयोग करना पड़ेगा मूवमेंट के लिए। और रही बात, जैसे आपने कहा कि भाई साहब कांसीराम बड़े आंदोलन करते थे और बड़े उनके एक्टिविटी चलती रहती थी, तो बात ये जायज़ है। जब कोई भी व्यक्ति जब तैयार करता है अपने समाज को, जिस समाज में राजनीति करना चाहता है, जब उसको तैयार करता है,
तो वो निचले स्थिति दौर से चलता है। और जो है जैसे कि भाई ये एक्टिविटी करना, ये समाज जानता ही नहीं था कि भाई हम लोग भी कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो साहब कांसीराम ने जैसे भट्टी बंद करो आंदोलन, साहब कांसीराम जी ने बिल्कुल बाबा साहब की तर्ज पर काम किया। जैसे बाबा साहब ने महाड़ तालाब आंदोलन किया, काला राम मंदिर आंदोलन किया। तो इस प्रकार के जो एक्टिविटीज़ बाबा साहब की चलती थी, तो साहब ने फिर उनको ही अपडेट किया उन्हीं इशूज़ को और वो उनके स्टाइल को। तो फिर साहब ने भी जो है उसी प्रकार से एक्टिविटी करना शुरू करी। अगर देखा जाए भारत देश में लोकतंत्र के दौर में सबसे अच्छा मूवमेंट खड़ा करने वाले और सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करने वाले और राजनीति सिखाने वाले भारत के लोग इतना नहीं जानते थे बिल्कुल, चाहे वो गांधी जी का आंदोलन रहा हो, चाहे वो और किसी का रहा हो। लेकिन साहब कांसीराम ने सत्ता को परिवर्तन करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उस पर सबसे अच्छी पकड़ साहब कांसीराम जी की थी। और ये जो आंदोलन, जो आपने बताया आंदोलन, ये सब उसके पार्ट थे। तो सत्ता परिवर्तन, सत्ता को हासिल करने का जो प्रोसेस है वो पूरी दुनिया में साहब कांसीराम के पास बहुत अच्छी पकड़ में था। हर नेता के पास गाड़ी है, हर नेता के पास एक फ्लैट है जी, हर नेता के पास पूरे साधन हैं जो आज के दौर में चाहिए। इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए जी हेलीकॉप्टर तक भी हैं जी। लेकिन उसके बावजूद भी जे समाज वहीं का वहीं है, हमारी राजनीति वहीं की वहीं है, हम न आगे हो रहे हैं न पीछे हो रहे हैं। देखिए मेरे हिसाब से समाज वहीं की वहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समाज के पास में जो पोटेंशियल है, जो एनर्जी है, जो रिसोर्सेज हैं आज समय, उसको इकट्ठा करके उसका सदुपयोग करने वाले व्यक्ति की कमी है। समाज, मेरे हिसाब से ये है कि समाज में इस समय जितनी अवेयरनेस है ना, और जो हमारे पास में बहुत सारे माध्यम भी हैं सोशल मीडिया के और चीज़ के, अगर इसको हम लोग सदुपयोग करने वाला व्यक्ति हो तो कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से, और जिसका प्रयास तमाम लोग कर भी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज वहीं की वहीं नहीं है, समाज अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। और उसमें जो है मुझे लगता है कि अब साहब कांसीराम जी की तर्ज का कोई व्यक्ति आएगा, उनके जैसा ईमानदार हो, निष्ठावान हो। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई साहब कांसीराम को हम टोटल वो व्यक्ति वो करेगा, लेकिन कम से कम फॉलो करे। और उसके बाद में फिर जो है ये जो इकट्ठा हो गए हैं संसाधन, सब चीज़ें, इनका फिर वो एक साथ इकट्ठा करके और फिर उनको वो सदुपयोग करेगा। तो साहब कांसीराम की जैसे त्यागी और कमिटेड और सच्चे और दर्द भरे इंसान की ज़रूरत है इस मूवमेंट को, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। जब मान्यवर थे तो इतने संगठन नहीं थे, कम से कम संगठन, जो छोटे छोटे संगठन थे उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगी थी, बहुत कम लोग। क्योंकि साहब ने बाम सेफ, DS4 या बहुजन समाज पार्टी का प्लेटफार्म इतना ताकतवर खड़ा कर दिया कि दूसरे संगठन या तो वो मिट्टी में मिल गए, या मिट्टी में मिला दी गई, या ऑटोमेटिक छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। लेकिन आज फिर वो जो आज फिर बहुत जो संगठन की गिनती है काफ़ी हो गई है। क्या हमारा हाशिए पे जाना, राजनीति का हाशिए पे जाना, या मूवमेंट का कहीं धीमी स्लो हो जाना, या कमज़ोर पड़ जाना, कुछ तो कर रहा होगा। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बात जायज़ है कि जब बहुत सारे संगठन बनते हैं समाज में, तो इसकी प्लस और माइनस दोनों ही पहलू होते हैं। इससे नुकसान भी होता है, इस तरह से संगठन बनने से नुकसान भी होता है, समाज में फूट पड़ती है। लेकिन ये एक चीज़ और महसूस कराती है कि समाज की अवेयरनेस को, जब किसी समाज में अवेयरनेस फैलती है तो वो साथ में संगठनों को निर्माण भी करता है। लेकिन जब उन्हीं के बीच में से जब कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा काम करने वाला व्यक्ति निकल जाता है उन्हीं की सोच का, तो फिर वो सारे के सारे संगठन जो छोटे छोटे बने होते हैं वो सारे या तो मर्ज कर जाते हैं उसके अंदर, उनके फॉलोवर्स को ले लिया जाता है वहाँ से, या फिर जो है वो छोड़ जाते हैं मैदान को। तो साहब कांसीराम इसी संगठनों के दौर से गुजरे थे। उसके बाद में उन संगठन लोगों ने, जो संगठन साहब कांसीराम का विरोध करते थे, उन्हीं संगठन के सदस्यों ने और उनकी टीम ने साहब कांसीराम को चीफ गेस्ट बना करके अपने आप को समर्पित किया। तो ऐसे ही आज भी चल रहा है, आज भी संगठन बन रहे हैं।
मुझे उम्मीद है कि इन्हीं संगठनों के बीच में से या इन्हीं लोगों के बीच में से कोई व्यक्ति कैसा निकल के आएगा जो बड़े पैमाने पे काम करेगा। अब फिर इन संगठनों ने जो लोगों को तैयार किया है, ये तैयार किए हुए लोग जो है उस एक व्यक्ति के साथ में जुड़ जाएंगे और फिर एक मूवमेंट को खड़ा करेंगे। और फिर मुझे उम्मीद है कि अब की बार जब ये मूवमेंट खड़ा होगा, तो पिछली बार ये सीएम की कुर्सी तक पहुंचा था, अब की बार साहब कांसीराम जी की तर्ज का कोई व्यक्ति अगर आ जाता है तो फिर ये पीएम की कुर्सी तक पहुंचेगा, ऐसा मुझे लगता है। साहब के ज़माने में इलाहाबाद का चुनाव बाई इलेक्शन हुआ था, तो अमिताभ बच्चन के खाली होने की वजह से शायद छोड़ने की वजह, उसके बाद बीपी सिंह तो पासवान और मानवर के बीच में कांटे की टक्कर हुई, तो लोगों के बीच में एक बड़ा उत्साह पैदा हुआ बहुजन समाज में। उसके बाद हरिद्वार में 87 में हरिद्वार में बाई इलेक्शन हुआ, तो बहन जी में और मीरा कुमारी में काफ़ी तकड़ी फाइट, और मेरे 20-30 हजार से हम हारे थे, है ना। जी जी। तो बजराव से बहन जी जीती, उसके बाद 89 में। तो ये दौर जो लोग जब याद करते हैं तो लगता है भी कहीं हम जो बाई इलेक्शन है या तो लड़ रहे हैं, जहाँ लड़ भी रहे हैं, लेकिन लगता भी हम लड़ नहीं रहे। देखिए, साहब कांसीराम जी कहा करते थे कि ये मूवमेंट जो है इसमें कितने लोग खप गए और कितने लोग खप जाएंगे, और तुमने जब जन्म लिया है तो आपको मूवमेंट के लिए भी काम करना है और इस मूवमेंट को, अपनी लाइफ को आपको एंजॉय भी करना है। अगर तुम सारे सीएस होकर किस में लग जाओगे तो अपना जीवन नहीं जी पाओगे। तो साहब कांसीराम पॉलिटिक्स को और मूवमेंट को एंजॉय करते थे, उनके लिए एक त्यौहार आते थे ये लोग, ये चीज़ें। तो साहब जो है ना प्रैक्टिकल करते रहते थे और दूसरे को आभास कहते थे अपनी ताकत का, और महसूस कहते थे। साहब कहते थे कि मुझे पता थी कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, मुझे पता थी कि मेरा ये व्यक्ति चुनाव हार जाएगा, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि मेरे इस बीच में मैंने कितना काम करके लोगों को तैयार किया है, मेरे पाले में कितने लोग आए। तो ये कहीं ना कहीं साहब उसको एंजॉय करते थे, तो इसीलिए दमखम से काम करते थे साहब उस समय। और उस समय जो लोगों के अंदर जो ना कमिटमेंट भी बहुत था, समाज का दर्द भी बहुत था साहब के अंदर, तो वो दर्द जो है वो दिखता था नेता के अंदर। अगर वोटर को, कार्यकर्ताओं को, फॉलोवर्स को उनके प्रति अपने नेता में दर्द महसूस हो जाए तो वो लोग अपनी जान तक दे देंगे अपने नेता के लिए। आपने देखा होगा, मैंने आपकी किताब में पढ़ा है कि साहब कांसीराम जी के लिए लोगों ने अपने बच्चों को दूध देने वाली गाय और भैंस को बेच करके पैसे दे दिए। अपनी नौकरी में से, जो बच्चों के भविष्य के लिए जो व्यक्ति अपनी नौकरी में से पैसा बचाता है जीपीएफ में, उसमें से पैसे निकाल के दे दिए। लोगों ने अपनी गाड़ी घोड़े बेच करके दे दिए कि भाई मुझे साहब के लिए करना है। क्यों? साहब के अंदर इतना दर्द था समाज के प्रति। तो जब तक दर्द नहीं होगा, आपके अंदर टीस नहीं होगी, तो फिर समाज का विश्वास आप जीत नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्टिविटी जो आप बता रहे हैं उस समय चुनाव की, वो एक मूवमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा था। वो चुनाव कोई बात नहीं थी, मूवमेंट का हाइप होना, मूवमेंट का बढ़ना, लोगों के अंदर दर्द होना, समाज के, साहब कांसीराम के प्रति समाज का कुछ करके दिखा देने के लिए जो लालसा थी, वो दौर था। हाँ, मुझे मर्द फिल्म की आपने मर्द का डायलॉग किया, दर्द नहीं होगा, तो मुझे याद आया कि मर्द फिल्म में एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन का, वो मर्द नहीं होगा जिसको दर्द नहीं होगा। मर्द को भी दर्द नहीं तो होता। लेकिन कहीं लगता भी आज जो लोगों को जब हमारा समाज भूखा था, पेट भर की रोटी नहीं मिलती थी, तो मूवमेंट बड़ी ज़बरदस्त चली। लेकिन आज बहुत से लोग, कोई लोग होगा जो भूखे पेट सोता होगा, लेकिन हर आदमी को रोटी तो मिलती है और रहने के लिए अच्छी जगह भी है। ये हमारे महापुरुषों की स्ट्रगल है। हाँ, स्ट्रगल सही बात। तो लेकिन उसके बावजूद भी कहीं हम खुद को अपने आप को ताकतवर कर लिया, मूवमेंट कहीं कमज़ोर हो गया। देखिए, मेरा मतलब ये है कहने का कि जितने लोग या जितनी परसेंट में लोग पहले अवेयर थे, उससे परसेंटेज कम नहीं हुई है। लोग, बच्चे अवेयर हुए हैं, लेकिन कमी क्या रह गई कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी थी साहब कांसीराम जी ने कि आप इनको कैडराइज करना, अपने, मेरे बाद की पीढ़ी आप हैं और आपके बाद की जो पीढ़ी आपके पास जो जिम्मेदारी आएगी उसको आप कैडराइज करना। तो ये बच्चे एनर्जेटिक तो हैं लेकिन कैडराइज नहीं है, तो इसमें गलती बच्चों की नहीं है, इसमें गलती हमारे उन नेताओं की है, हम लोगों की है जो
बच्चों को कैटेगराइज नहीं कर पाए। लेकिन हमारा मूवमेंट पीछे जा रहा है ऐसा नहीं है। अगर संघर्ष भी चल रहा है ना इस मूवमेंट में, तो ये भी मूवमेंट के मजबूत होने की देन है। दूसरी बात, साहब कांसीराम के समय पे जो दौर था ना, उस समय ऐसी स्थिति थी कि ये ज़मीन बंजर पड़ी हुई है। अब इसको जो भी जितना जोतने बोने के लिए तैयार करेगा उतना उसकी फसल उगा लेगा। लेकिन अब ज़मीन बिल्कुल उपजाऊ है, अब ये मूवमेंट बिल्कुल उपजाऊ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पावर है। तो अब तो इस ज़मीन पे तमाम लोग कब्जा करना चाहते हैं। तो जब साहब कांसीराम का समय था तो तब ज़मीन बंजर थी, समाज को जानता नहीं था, तो समाज को उन्होंने जा के तैयार किया, इतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब जब ज़मीन फसल देने लगी तो उसमें कब्जा करने के लिए या उस पर जो है अपना हक के लिए बहुत से लोग आने लगे। तो इसलिए मूवमेंट हमारा पीछे नहीं गया, बशर्ते हम उस जितने भी लोग अवेयर हुए हैं इस मूवमेंट के प्रति, हम उन सबको एक साथ इकट्ठा करके आउटपुट दे पाएँ। ये हमारे जैसे आपके जैसे तमाम बुद्धिजीवी लोगों की ड्यूटी बनती है। मूवमेंट पीछे नहीं गया। बसपा में आंदोलन बंद कर रखे हैं, नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसें बंद कर रखी हैं, पिछले 20 वर्ष से केडर बंद कर रखा है। तो इसको क्या समझा जाए, क्या समझा जाए? देखिए, मैं पहले भी जवाब देता रहा उन चीज़ों का कि हर एक व्यक्ति का, हर एक नेता का अपना अपना स्टाइल होता है काम करने का। मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी ज़रूर कोई एक ऐसा मौके की तलाश में है जिसमें जो है बहन जी भाजपा को पटक नहीं दे सके। ऐसे किसी मौके की बहन जी ज़रूर तलाश कर रही होंगी, ऐसा नहीं है, मैं जो समझता हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे वो कॉन्फ्रेंस का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, और रही बात कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस तो समय समय पे होती रहती है। जब मुझे वो उपाध्यक्ष बनाया था तब भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तमाम बहन जी, इतना है कि भाई पहले वो कॉन्फ्रेंस जो है थोड़ा सा दिखती थी, अब ये है कि बहन जी मोटे मोटे लोगों को बुलाती है, स्टेट वाइज कुछ 10-10, 5-5 रिप्रेजेंटेटिव लोगों को बुलाती है, उन लोगों से बातचीत करती है। तो वो भी सोशल कॉन्फ्रेंस में ही आएगा, उसमें संख्या बेशक कम हो। तो बहन जी, अब देखो जैसे अभी भी मैंने सुनने में आया 18 तारीख को बहन जी ने फिर बुलाया है लोगों को। तो बहन जी कॉन्फ्रेंस करती हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्टाइल है काम करने का। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तर्ज पे साहब कांसीराम जी ने जिस तर्ज पे साहब कांसीराम जी ने काम किया तो उसी तर्ज से आप बहन जी से उम्मीद करेंगे। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ से बिल्कुल हो ही नहीं सकता पूरी तरह से। साहब कांसीराम का स्टाइल लोगों को पहले दिखता था, लेकिन उनके साथ में बहन जी का जो काम है वो चलता था। तो लेकिन दोनों का स्टाइल एक नहीं हो जाएगा। तो इसलिए बहन जी का अपना अलग स्टाइल है पॉलिटिक्स करने का, साहब का अपना अलग था। जो लोग साहब के तर्ज पर वही उम्मीद करते हैं बहन जी से, तो फिर उनको जो है मानव शास्त्र को पढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह नहीं हो सकता। बहन जी ने जितने प्रभारी लगा रखे हैं, मैं देखा पिछले गाड़ी ये तो पीछे, अच्छा पिछले मैं 10 साल से देख रहा हूँ, तो जितने प्रभारी लगा रखे हैं इसने कोई रिजल्ट तो दिया नहीं। अगर किसी रिजल्ट दिया तो मुझे बताएं। कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन ये भी शिकायतें मिलती हैं कि जो स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, इनके अनुसार चलना पड़ता है। ये कहाँ तक सच है? देखो, ये तो बात माननी पड़ेगी कि भाई रिजल्ट तो अभी तक कोई आया ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से मैं पॉलिटिक्स में सक्रिय हुआ हूँ तो तब से एक बार हमारी सरकार जो है 2007 से 12 तक बनी, जैसे मैं 3-4 में सक्रिय हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो है उसके बाद से तो डाउनफॉल ही जा रहा है। तो ये हम कह दें कि भाई जो है ऐसा है कि भाई कि आपकी बात गलत है तो ये तो चल नहीं पाएगी, तो डाउनफॉल तो जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बहन जी समय समय बदलाव भी करती है, देखती रहती है। मुझे देखो पता, जैसे कि अभी जानकारी मिल रही है कि कल जो परसों 18 तारीख को जो है उस पर कुछ बदलाव होने हैं। तो डाउनफॉल तो जा रहा है मूवमेंट, रिजल्ट तो ये दे नहीं पा रहे हैं। अब देखते हैं कि भाई क्या इसमें क्या संशोधन होते हैं। तो उम्मीद तो है कि बहन जी, मैंने पहले कहा जैसे कि कुछ ना कुछ तो बहन जी प्रयास कर रही होंगी पटकने देने के लिए भाजपा को। अगर देखा जाए अभी हमारा जो चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में मेयर का, उसमें हमको वोट बढ़ के मिला है पहले से। और जो है अब मेयर तो खैर कोई जीत नहीं पाए, लेकिन मुझे तो लगता है कि जैसे 2 मेयर ही हमारे जो ये आगरा और उसका
सहारनपुर का, ये तो हमारे जीते जिताए मेयर थे, इनको तो हरा दिया गया एक तरीके से अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करके, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि मैं 100% रिजल्ट दे करके और मैं जो है मोदी से बड़ा चेहरा बन जाऊं और प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोक दूं। इसके लिए वो अपने समाज को तैयार भी कर रहे हैं। तो रिजल्ट तो नहीं दे पाए, लेकिन वोट % तो बढ़ा है, चाहे बहन जी के अपने नाम पे बढ़ाओ। मानवर के जाने के बाद मानवर के होते हुए लाखों नेता पैदा हुए, हाँ, लेकिन उसके जाने के बाद एक भी नेता तैयार नहीं हुआ। कसूर समाज का है, जहाँ के नेतागिरी के खुद को वो साबित नहीं कर पाए। देखिए, एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि समाज के बीच में से साहब कांशीराम अभी जल्दी गए हैं, हमारे आपके देखते देखते गए हैं। तो जब कोई नया कोई व्यक्ति जाता है, अच्छा व्यक्ति, महापुरुष, तो समाज, उस दौर का जो समाज होता है वो उसी से उसकी तुलना करना शुरू कर देता है कि यार साहब कांशीराम के तर्ज का व्यक्ति मिल जाए। तो ये तो संभव नहीं है, इतनी जल्दी भी नहीं है संभव। तो आप या हम लोग ये सोचें कि साहब के बराबरी का त्यागी या वो मिल जाए, तो फिर ये तो संभव है नहीं। तो हम ये जो बोल रहे हैं ना कि भाई साहब के बाद या साहब के उसके बाद में कोई पैदा नहीं हो पाया, तो साहब कांशीराम को हमने जो देख लिया है उसकी वजह से ऐसा लगता है कि कोई पैदा नहीं हो पाया। लेकिन लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह प्रयास कर रहे हैं। ये भी बात आपकी ठीक है कि कोई टिक नहीं पा रहा, आते हैं नेता बनते हैं, उसके बाद कांग्रेस में चले जाते हैं, आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये तो थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतनी जल्दी नहीं, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई बीज, कोई ना कोई असर साहब कांशीराम का भारत के अंदर होगा, और जो इस उम्मीद को पूरा करेगा जैसा आप चाहते हो। तो मूवमेंट वो साहब के बाद का नेता भी आएगा, मुझे लगता है। हम अपर कास्ट को भी टिकटें देते हैं उनको जोड़ने के लिए, लेकिन उसमें से ईमानदारी से बताइए, उनमें कितने लोग हैं जो बाबा साहब को, जब मानवर को फॉलो करते हैं, जहाँ उसको मिशन मोड को समझते हैं? देखिए, ये साहब को भी पता थी, साहब ने भी दिए थे उन लोगों को टिकट, और हमको भी पता है, आपको भी पता है। वहाँ टोटल ये वजह नहीं होती कि ये बाबा साहब को मानता होगा तो तभी हम इसको टिकट देंगे। वहाँ अगर मैंने पढ़ा है, साहब कांशीराम पहले कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब बाद में देखा तो उसमें से फिर साहब ने उसको अपडेट किया उस नारे को, फिर कहा कि जितनी जिसकी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब आपकी संख्या तो आपके विधानसभा में हल्के में आपकी बिरादरी की संख्या, मान लो कश्यप बिरादरी की या किसी और बिरादरी की संख्या, जाट बिरादरी किसी संख्या 70,000 है, लेकिन वो तैयार तो है नहीं आपके साथ में, तो फिर क्या फ़ायदा। और किसी व्यक्ति की संख्या 50,000 है 70 की जगह पर किसी बिरादरी की, लेकिन उसको उसने तैयार किया हुआ है। तो फिर साहब ने फिर सोचा कि भाई हमको जो है तैयारी पे फोकस करना है। तो तैयारी के हिसाब से जो है फिर साहब ने नारा चेंज किया, और फिर देखा कि ब्राह्मण या अपर कास्ट के जो लोग हैं वो तैयारी जल्दी कर लेते हैं, तो बेशक वो मूवमेंट में हमारे हिस्सा ना हो, लेकिन उनके वोट को, तैयार करी हुई वोट को जल्दी से अपने वोट के साथ जोड़ करके MLA निकाल करके अपना कुछ आउटपुट दे पाएँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बाबा साहब को मूवमेंट को माने तो तब हम उसको टिकट देंगे। अगर वो वोटों की संख्या अच्छी बढ़ा लेता है, जीत जाता है, हमारे समाज को मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को जोड़ करके और वो जीत में तब्दील कर देता है, तो फिर हमको जो है वो ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देना चाहिए, चाहे वो बाबा साहब को बाद में मान लेगा, समझ जाएगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, समाज भी जानता है कि जो आने वाला भविष्य है, ब्राह्मणवाद को काउंटर करने के लिए जो मानवर का थॉट है, मानवर की फिलॉसफी है, वो ही काम करेगी, उसके अलावा और कोई फिलॉसफी काम नहीं करेगी। बिल्कुल। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो 100% सच है, क्योंकि देखिए ब्राह्मणवाद जो है अपने ऊपर चोला उसने उड़ा लिया है हिंदूवाद का। हिंदूवाद के पीछे वो बहुत सी जातियों को अपने साथ खड़ा करना चाह रहा है, और हिंदूवाद को हम लोग किसी और वाद से नहीं काट सकते। अम्बेडकरवाद बोलो, उसको कुछ भी बोलो, लेकिन उसको काटने का, काउंटर करने का केवल एक तरीका है
और वो है बहुजनवाद। तो साहब कांसीराम के बहुजन का जो कॉन्सेप्ट है ये हिंदूवाद के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। इससे हमें उपलब्धि मिल सकती है, क्योंकि जो ओबीसी समाज हिंदूवाद के पीछे, पर्दे के पीछे ब्राह्मण के साथ या किसी क्षत्रिय के साथ में खड़ा हो जाता है, उस व्यक्ति को तुम धर्म से हटा करके किसी और धर्म के साथ जोड़ के अपने साथ नहीं ले सकते, लेकिन बहुजन शब्द के साथ में वो आपकी तरफ काउंट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन कॉन्सेप्ट के अलावा इस मनुवाद को बोलो, ब्राह्मणवाद को बोलो, जातिवाद को बोलो, हिंदूवाद को बोलो, कुछ भी बोल लो, गैर बराबरी वाला जो लफड़ा है उसको अगर काउंटर कर सकता है तो केवल बहुजन विचार ही कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। देखो, मानवर के ज़माने में भी जितना जबर जनाह होता था हमारे बहू बेटियों के साथ, लेकिन सब वहाँ पहुँचते थे। हालांकि बेशक पहले से उनके जो प्रोग्राम वो तय होते थे। जब वहाँ जाते थे तो लोगों के बीच में एक उत्साह पैदा होता था, एक बम्बारमेंट होती थी लोगों में। बे हमारा नेता वहाँ गया, हमारा नेता ऐसा बोला, हमारा नेता ऐसा बोला ब्राह्मणवाद को, ऐसे बीपी सिंह को बोला, ऐसे राजीव गांधी को। लेकिन जब वो एक स्पेस है, उसको कैसे भरा जाए? देखिए, बात बिल्कुल आपकी जायज़ है कि एक तो वो शुरू का दौर था साहब कांसीराम की, वो शुरू का दौर था और साहब कांसीराम का स्टाइल था काम करने का। मैंने कहा कि अगर हम लोग बहन जी से भी वो सेम उम्मीद करेंगे ना तो वो नहीं हो पाएगा। हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्टाइल है काम करने का। और रही बात आपके उस वैक्यूम की जो बना हुआ है, तो जाते हैं हम लोग, सब लोग जाते हैं। अब तो आप कोई भी घटना घट रही है, बेशक बहन जी नहीं जा पा रही हैं तो उनके जो टीम जो बहन जी ने गठित की है हर एक समाज के लिए, तो उस पर समाज जाता है, तो समाज तो जा रहा है। लेकिन हमको जो है देखना पड़ेगा कि भाई हम क्या उम्मीद करते हैं। हम लोग एक उम्मीद करके बैठे हैं ना कि बहन जी पहुंचती हैं तो हम पहुंचना मानते हैं, अगर बहन जी नहीं पहुंचती हैं तो हम पहुंचना नहीं मानते हैं। लेकिन जो बहन जी के रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से जो काम हो रहे हैं उसको हम लोग लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ऐसा कोई ट्वीट नहीं है बहन जी का अभी तक। 95% ट्वीट का रेस्पॉन्स आया है। और जो आजकल घटनाओं पे जाते हैं, जिनके अगर लोग इनडायरेक्ट वे में समझ रहे हैं, उनकी घटनाओं पे जाने से किसी भी घटना में आज तक कोई समाधान नहीं मिला। और ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं है जिसके ट्वीट से बहन जी ने किसी भी एट्रोसिटी पे, किसी भी मैटर पे अगर ट्वीट किया है उस पर एक्शन ना लिया गया हो विरोधी सरकार के द्वारा, मतलब सत्ताधारी के द्वारा ना कोई एक्शन लिया गया हो, ऐसा कोई ट्वीट मैंने नहीं देखा। अधिकांश ट्वीटों पे जो है रिजल्ट आया है। तो बहन जी नहीं जाती वो बात अलग है, लेकिन जो बहन जी के जो टीम है वो लोग जाते हैं। केटर बंद कर देना, जब केटर बंद होने से कहीं ना कहीं जो हमारी जो 20-25 वर्ष की जो जनरेशन है, हाँ, वो बसपा में कम नज़र आती है। वो उसको जोड़ने के लिए केडर का जरूरी नहीं है। बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कैडर केवल बसपा के लिए ही नहीं, कैडर तो जो है कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करना चाहता हो, कोई भी संगठन का निर्माण करना चाहता हो या चलाना चाहता हो, कैडर तो सबके लिए ज़रूरी है। बिना कैडर तो अगर ये कैडर हमारा लगातार बंद रहा ना तो ये सब लोग हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे लोग। कैडर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों को जोड़ सकते हैं। कैडर मतलब विचार है उसके अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि शायद कैडर भी, बहन जी बार बार बोलते रहते हैं कि मैं कैडर के आधार पर तुम लोगों को जोड़ो। अब ये कितना करते हैं, मुझे लगता है कि इस समय कैडर 90% हमारे जो नेता जो लोग हैं ना, उनको 90% लोगों को कैडर की जानकारी नहीं है, वो उनके अंदर कन्विंसिंग कैपेसिटी नहीं है। तो उसकी वजह से भी समाज के जो यूथ है ना वो भटक रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि जिन लोगों को बहन जी ने जिम्मेदारी दी है वो लोग जो है नीचे अपने नीचे जो है कैडराइज लोगों को, पुराने लोगों को साथ लेकर के तब जा कर के संगठन का निर्माण करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसका नुकसान कई बार घटना घट जाती है, लेकिन जो नीचे वाले नेता हैं वो ऊपर से आदेश देखते हैं, लेकिन ऊपर से आदेश आता नहीं है। क्या ऊपर से आदेश देखना जरूरी है उसको आंदोलन करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए? देखिए, बहन जी का तो बहन जी ने टीम गठित की हुई है। बहन जी ने बोला हुआ भी है कि भाई इस समाज पे एट्रोसिटी होगी तो ये लोग जाएंगे, इस समाज पे होगी तो वो लोग जाएंगे। ब्राह्मण समाज के ऊपर एट्रोसिटी तक के लिए भी
टीम गठित की गई है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि बहन जी कोई अच्छा ऐसा कोई काम जिससे पार्टी को लाभ होता हो उसके लिए कोई किसी के उसकी ज़रूरत है, तो ऐसा तो है नहीं। अच्छे काम के लिए बहन जी कब मना करेंगे, क्यों मना करेंगे, नहीं करेंगे। अब जितनी जगह भी लोग आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं, सब जगह जाते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो बहन जी से बात करने के बाद ही आते हो। तो बहन जी ने तो बोल रखा है कि भाई जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो वहाँ पे आप जाइए, बोल रखा है बहन जी। आपको लगता नहीं जो आज की परिस्थितियाँ हैं बहुजन मूवमेंट के लिए करो जब मरो वाली? हाँ ये तो है, करो बरो तो है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल करो तक ही काम करो। अगर मर ही गए तो फिर करेंगे क्या? मतलब बुद्धि से काम करना है हमको अपने आप को सेफ भी रखना है। और जो है ऐसा नहीं है कि इतने जोश में आकर के इतना होश खो दें हम लोग कि हमारे बच्चे जेल में चले जाएं या आंदोलन में मर जाएं, नुकसान हो जाए। अभी आप देखिए, आपके सामने की बात है, ये जो बच्चे जो हैं रेसलर वाले आपके हरियाणा से जो गए हुए हैं वहाँ पर, ये बोगाट पता नहीं क्या क्या नाम उन लोगों के लड़कों के, तो क्या नाम, चलो पुनिया उन्नी जो है। तो मैंने देखा कि आज मैंने अपनी आंखों के सामने जाटों के 3 आंदोलन देखे। एक क्या नाम है ये आपके हरियाणा का जाट आंदोलन, जाट आरक्षण आंदोलन, उसमें चोट खाई उन्होंने, नुकसान हुआ। दूसरा इनका जाट आंदोलन मान लो, उसमें किसान आंदोलन मान लो, तो उस पर जो है दूसरा उन्होंने जो है वो किया, क्या बोलते हैं, उस पर भी उनको नुकसान हुआ। लगभग 500-700 लोग उसमें भी उनके एक्सपायर हुए। तो ऐसी अब चल रहा है उनका यौन शोषण वाला है जाट समाज का। अब जाट समाज हालांकि हमारे बहुजन कॉन्सेप्ट का समाज है, हम उनको मानते हैं, लेकिन जब उसके सामने वो ठाकुर आया, जब ठाकुरों ने आप ये कहा कि यार जब हमारा आदमी बोल रहा है कि कुछ गलत होगा तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, ना तुम उसको मान रहे हो ना उसको मान रहे हो, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जब ठाकुर वहाँ से हावी हुआ ना, तो जाट के अंदर मैंने देखा कि थोड़ा सा हल्कापन आ गया है। तो अब वो उसमें से निकलना चाह रहा है बड़े प्यार से। तो अब देखना, अब टिकैत अब क्या बोल रहे हैं, या उनके जो भाई है दूसरा टिकैत, वो क्या बोल रहे हैं कि क्षत्रियों का बड़ा योगदान रहा है देश में, इन्होंने संघर्ष किया है, बॉर्डर शुरू करें। तो वो थोड़ा सा उसने मॉडिफाई किया कि टकरा जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो उसके नेता ने तुरंत बदलाव कर दिया अपने समाज की एक्चुअल स्थिति को देखते हुए कि अगर मैं जाटों को ठाकुरों से टकरा दूंगा तो चोट हमारे समाज को लग जाएगी। साहब के ज़माने में जितने लोग समाज को तैयार करते थे कहीं ना कहीं कैडराइज, लेकिन आज कुछ इक्का दुक्का लोग ऐसे भी हैं तो जो जिसने केडर नहीं ले, लेकिन वो समाज को तैयार करने का दावा कर रहे हैं। भाई ये कहाँ ठीक है? इसका नुकसान हो जाएगा समाज को, इसका समाज नुकसान हो जाएगा। लेकिन इसमें समाज की ड्यूटी बनती है कि हो सकता है कि हम उससे ये उम्मीद कर रहे हैं, जो तैयार कर रहा है उससे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो पीजी के बराबर हमको ज्ञान दे देगा, लेकिन हो सकता है बेचारा वो बेशक कम हो लेकिन उसके पास प्राइमरी तक का ज्ञान हो। तो हमें उस व्यक्ति से प्राइमरी तक की जानकारी लेकर के आगे की जानकारी के लिए हमको खुद तैयारी करनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति तैयार कर रहा है कैडर बोल करके या कुछ भी बेचारा बोल करके जो समाज को तैयार कर रहा है उसको करने दिया जाए, और जितना वो बच्चों को समझा पा रहा है उसको समझाने दिया जाए। उससे आगे के बच्चे जितने वो तैयार हो जाते हैं, उसके आगे की जो पढ़ाई है वो उन लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है जो ये कह रहे हैं कि जो पहले वाला जो बंदा पढ़ा रहा है उसके पास इतनी योग्यता नहीं थी। तो जितनी अपनी क्षमता अपनी योग्यता के अनुसार जितना बेचारा वो बता पा रहा है कोई व्यक्ति, उसको उतना बताने दो, और जो उससे आगे की पढ़ाई जो है कैडर के नाम पर जो भी है उसको वो लोग करें, आगे बढ़ाएं जो ये कह रहे हैं कि वो लोग योग्य नहीं हैं। पूरे मुल्क में 11 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आ रहा है, बहुजन मूवमेंट कहाँ देखते हैं इस इलेक्शन में? देखिए, बहुजन मूवमेंट तो कमज़ोर नहीं पड़ा है, क्योंकि चाहे दिल्ली उत्तर प्रदेश में वो
मामला चल रहा हो, जिसको सपा लीड करना चाह रही है या कोई भी हो, वहाँ पर इतनी वो तो बहुजन मूवमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन दिक्कत जो आई है वो आई है कि मूवमेंट में फूट पड़ गई है थोड़ी सी जगह जगह। जैसे कि मान लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कुर्मी समाज से हैं, उसने तेजस्वी यादव को साथ लिया, उसने उत्तर प्रदेश में उसमें यूपी में आके अखिलेश को साथ लिया, केजरीवाल को साथ ले रहा है, उधर ममता बनर्जी को साथ ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुजन उसका ही मामला है ये। तो वो तो कमज़ोर नहीं पड़ा, वो तो कमज़ोर नहीं पड़ा, लेकिन जो है उसको इकट्ठा किया जाए। जैसे कि इसके बीजेपी के पास 40% वोट है, तो 60% वोट तो बीजेपी के खिलाफ है ना। अब उस 60% वोट को आप कैसे इकट्ठा करेंगे, ये तो हुटर मार दो ना। तो वो तो जिम्मेवारी एंटी बीजेपी के लोगों की है ना। अब उस पर हम लोग काम नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा समाज को। तो 60% जो वो है, उस 60% वोट को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसमें बहुजन समाज का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए ये फ़ायदेमंद है। और बहुजन विचारधारा ना कमज़ोर पड़ी है, ना लोग कमज़ोर हुए हैं, बस इसको मर्ज करने की ज़रूरत है। बहुजनों के महानायक, अगर जहाँ बहुजनों के राजनीति का पितामह साहब श्री कांशीराम जो होते, तो जो पॉलिटिक्स कैसी होती है आज मुल्क की? देखिए, ये तो बात जायज़ है, से कोई झुठा नहीं सकता कि साहब अगर होते तो ज़रूर हम लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए फ़ाइट कर रहे होते, हम बहुत नज़दीक पहुंच जाते। और जो है, हो सकता है कि साहब हमको बहुजन विचार को, मानवतावादी सोच के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना पाते 1%, लेकिन वो इतना नज़दीक ज़रूर पहुंचा देते कि 10-20 साल के बाद में फिर वो उस कुर्सी पे पहुंच जाते। जो कुर्सी आज बहुत दूर दिखाई दे रही है, वो उस समय बहुत नज़दीक दिखाई देती। इतना कन्फर्म है कि साहब अगर होते, अगर आप एज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं, तो मैं उसी प्रकार से मैं उत्तर दे रहा हूँ। तो फिर हम लोग प्रधानमंत्री कुर्सी के पास बहुत नज़दीक होते। और जो है, काफ़ी बिरादरियाँ, हो सकता है साहब जो हैं 15% लोगों को भी अपने साथ में लेकर के कहते हैं कि भाई सभी लोग खुश रहो। बस हमारा संघर्ष इतना था कि भाई इनको सताया ना जाए 85% को 15% के द्वारा। लेकिन जब आपको आभास हो गया है तो ठीक है, अब तुम सब लोग मिल करके इस देश को बचाओ और इस देश का निर्माण करो और अपने बच्चों का भला करो। ये थे बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश जी, जो पंजाब दौरे पे आए हुए हैं। और मुझे आज उस वक्त से उसके साथ जर्नी करने का मौका मिला। तो अभी मेरा क्षेत्र आ रहा है, मेरा होम टाउन आ रहा है, तो मुझे वहाँ पर उतरना पड़ेगा। तो डॉक्टर जयप्रकाश जी फिर जब पंजाब आएंगे तो फिर मिशन मूवमेंट के बारे में बातें भी होंगी, क्योंकि हम चिंतक हैं, हम बहुजन मूवमेंट के चिंतक हैं। जी, जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर।